हेलो, माई सेल्फ गणेश एंड दिस इज गणेश ट्यूटोरियल्स। तो आज की वीडियो में हम क्लास 12 का चैप्टर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है। तो उससे पहले हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों ही पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ा है। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 दोनों का ही नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब रुका हुआ। तो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 में हम रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मूविंग चार्जेस के बारे में। अगर कोई चार्ज मूव करने लग जाए तो क्या होता है। तो सबसे पहले तो मूविंग चार्जेस की स्टडी को करंट इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। द स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन इज नोन एज करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, तो अभी भी वही सेम चीज पढ़नी है हमें, इलेक्ट्रिक करंट। यानी कोई भी मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो भी चार्ज पास करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम, यानी कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से अगर कोई चार्ज पास करता है पर यूनिट टाइम, तो इसको बोला जाता है करंट। तो करंट का हमारा फॉर्मूला यहां से आ रहा है, चार्ज बाय टाइम। तो हमने क्या बोला, चार्ज पर यूनिट टाइम। दोबारा सुनो, फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू ए क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो ये मैंने करंट का फॉर्मूला लिख दिया है, और करंट की जो एसआई यूनिट है वो एम्पियर होती है, ये हमें पता है। ठीक है, करंट की एसआई यूनिट यहाँ पे एम्पियर लिख दी मैंने। तो यहां से हम चार्ज की यूनिट भी निकाल सकते हैं, चार्ज की यूनिट या फिर चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला। करंट का डायमेंशनल फॉर्मूला ए से दिखाया जाता है, चार्ज का हमें मान लो यहाँ पे निकालना है, और टाइम का टी से। तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला यहां से आ जाता है एटी। तो ये यहाँ पे हमने चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल दिया है। ठीक है, इसके बाद देखो, हमें ये देखना है कि करंट स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें पता है कि करंट स्केलर होता है, ये तुमने पिछले साल पढ़ा होगा। वेक्टर में करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब करंट स्केलर होता क्यों है, इसके पीछे रीजन है। मान लो मैंने इस तरीके से यहाँ पे दो चार्जेस ले लिए, सॉरी यहाँ पे दो मैंने करंट आते हुए दिखा दिए। मान लो इस वायर में I1 करंट आ रहा है और इस वायर में I2 करंट आ रहा है, और दोनों वायर के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा डिग्री का, और ये तीसरी वायर जोड़ दी। ठीक है, अब I1 और I2 दोनों मिलके I बन रहे हैं, ये तो हमें साफ दिख रहा है। तो I1 और I2 को ऐड कैसे किया जाए। तो ऐड करने का यहां पर एक तरीका है, अगर करंट वेक्टर होता तो ये इस तरीके से ऐड कर दिया जाता, I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर प्लस 2I1 I2 cos थीटा। अगर करंट वेक्टर होता तो रिजल्टेंट करंट का ये फॉर्मूला आता। अगर करंट स्केलर होता तो सीधा ऐड करते I1 प्लस I2। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि जब यहां से कोई करंट आ रहा है और यहां से कोई करंट आ रहा है, दोनों मिलकर जब आगे जाते हैं तो ये बनता है I1 प्लस I2। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। इसका मतलब करंट जो है वो वेक्टर के एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है, करंट स्केलर एडिशन लॉ को फॉलो कर रहा है। इसीलिए करंट को स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। करंट के पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, फिर भी करंट को स्केलर बोल रहे हैं, क्योंकि करंट वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है, करंट स्केलर लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, तो करंट पे अब छोटे मोटे दो चार क्वेश्चन हम देख लेंगे, वही बेसिक फॉर्मूले पे जो हमने अभी लिखा, करंट इक्वल्स टू चार्ज बाय टाइम। और अगर हमें बहुत ही स्मॉल इंटरवल के लिए करंट चाहिए तो ये हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। स्मॉल इंटरवल के लिए करंट हमारा आ जाएगा डी क्यू बाई डी टी। तो करंट पे बेस्ड तीन चार यहाँ पे छोटे मोटे क्वेश्चन करा देते हैं। पहला देखो, पहला क्वेश्चन ये है कि हमें चार्ज दे रखा है मान लो 4t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3, और हमें करंट निकालना है एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। मान लो 2 सेकेंड पे करंट कितना आ रहा है ये हमें बताना है। तो देखो 2 सेकेंड पे करंट कैसे निकालेंगे, बस हमें कुछ नहीं करना, चार्ज को यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देना है डी क्यू बाई डी टी। और डिफरेंशिएशन 11th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। 4t स्क्वायर का हो जाएगा 2t की पावर 2 माइनस 1 प्लस 2t का हो जाएगा 1t की पावर 1 माइनस 1, और 3 का हो जाएगा 0। एक और बात, जिनको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है, उनके लिए मैंने मैथमेटिकल टूल्स की पूरी वीडियो डाल रखी है, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें।
ये मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया है। इसके बाद हमें इसको लिखना है 8t+2, टी की पावर 0 1 हो जाएगा, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब हमें टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करनी है, तो टाइम की वैल्यू 2 सेकेंड पुट कर देंगे, तो 8 × 2 + 2 यानी 16 + 2 18 एम्पियर, ये यहाँ पे हमारा करंट आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड v से। मान लो एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज अगर मूव कर रहा है तो उसका मतलब वो भी करंट प्रोड्यूस करेगा। तो हमें ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन के सर्कुलर पाथ में मूव करने से कितना इक्विवेलेंट करंट बनेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करंट बताना है कि इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कितना करंट बन रहा है। और मान लो इसका रेडियस हमें r दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2πr, इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये हो जाएगा हमारा टाइम ऑफ 1 रिवोल्यूशन। एक रिवोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन इतना टाइम ले रहा है। ठीक है, अब हमें टाइम पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पहले से ही पता है, -e होता है, लेकिन मैं वैल्यू पॉजिटिव ले रहा हूं, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं मैं चार्ज का। और करंट का फॉर्मूला लगा देंगे, चार्ज बाय टाइम, चार्ज है e और टाइम है 2πr/v, तो ये v ऊपर चला जाएगा, ev/2πr। तो ये यहां से हमारे करंट की वैल्यू आ जाती है। मान लो अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यहां पर हमारा चार्ज है और यहां पर टाइम है, और हमें बताना है कि कौन सा करंट ज्यादा है, लाइन ए पे करंट ज्यादा है या लाइन बी पे करंट ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, करंट होता है चार्ज बाय टाइम, और जब भी y और x दोनों को डिवाइड किया जाता है तो यहां से जो वैल्यू आती है वो क्या आती है, स्लोप। y/x की वैल्यू आती है वो स्लोप से आती है, तो यहां पर जो करंट आएगा वो स्लोप से आएगा। तो हमें देखना है किसका स्लोप ज्यादा है, तो ये एंगल θ1 बना रहा है, ये θ2 बना रहा है, तो हमें साफ दिख रहा है कि θ2 ग्रेटर देन θ1 है। और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल के बढ़ने से tan की वैल्यू बढ़ती है। इसका मतलब tan θ2 की वैल्यू tan θ1 से ज्यादा है, यानी सेकंड वाले का स्लोप फर्स्ट वाले से ज्यादा है, तो B वाले का करंट भी A वाले से ज्यादा होगा। तो यहां पे हमें पता चल गया कि किसका करंट यहां पे ज्यादा है, B वाले का करंट A वाले से ज्यादा है। और एक क्वेश्चन और आता है इस पे, मान लो हमें ग्राफ दे रखा है करंट और टाइम का। तो यहाँ पे दो तरीके के ग्राफ में बता रहा हूं, एक ग्राफ में हमें स्लोप निकालना होता है और दूसरे ग्राफ में हमें एरिया निकालना होता है। दो चीजों को डिवाइड करके कोई तीसरी चीज आती है तो वो स्लोप से निकलती है, और दो चीजों को मल्टीप्लाई करके अगर तीसरी चीज आती है तो वो एरिया से निकलती है। तो यहाँ पे हमें पता है कि करंट और टाइम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चार्ज आएगा। तो यहाँ पर अगर हमें इस तरीके से दे रखा है कि मान लो यहाँ पे चार्ज बताओ कितना है, और ये कोऑर्डिनेट दे रखे हमें 2,2, यानी कि 2 सेकंड पे करंट है 2 एम्पियर का, 2 सेकंड्स पे करंट 2 एम्पियर का है। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इस शेडेड रीजन का हमें एरिया निकाल देना है, और यही एरिया हमें क्या दिखाएगा, चार्ज। तो एरिया यहां से आएगा हाफ इंटू बेस, यहां पे 2 हो गया है और हाइट भी यहां पे 2 है, तो एरिया आ गया 2, यानी कि चार्ज हो गया 2 कूलम। ठीक है, इसके बाद हमें पढ़ना है कि करंट की डायरेक्शन कहां पे ली जाती है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो देखो, मान लो पॉजिटिव चार्ज हमारे आगे मूव कर रहे हैं, तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उस डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन को लिया जाता है, और इसको बोला जाता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज कहाँ मूव करता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यहाँ पे करंट अगर राइट साइड में है तो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड में मूव करेगा, करंट अगर लेफ्ट में होता तो इलेक्ट्रॉन राइट साइड में मूव करता। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो हमेशा करंट से अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, यानी कि नेगेटिव चार्ज करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो को बोला जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो यहां पर अगर इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो इसको बोल देंगे हम इलेक्ट्रॉनिक करंट।
तो यहाँ आप लोगों ने कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट दोनों ही पढ़ लिए हैं। इसके बाद एक चीज और पढ़ लेते हैं, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स देखो क्या होता है। करंट कैरियर्स होता है कि अलग अलग मटेरियल में, चाहे कंडक्टर हो, सेमीकंडक्टर हो या कोई भी मटेरियल हो, अलग अलग मटेरियल में किस चीज के मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो मान लो कंडक्टर है, पहला मैंने कंडक्टर ले लिया, तो कंडक्टर में तुम लोग पढ़ते हो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने की वजह से होता है। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव करने के लिए फ्री होते हैं। कंडक्टर है, कंडक्टर में, पूरे कंडक्टर में ये मूव कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टर के सरफेस को छोड़कर बाहर अपने आप नहीं जा सकते। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंडक्टर के अंदर मूव तो कर सकते हैं, लेकिन अपने आप कंडक्टर के सरफेस को छोड़कर बाहर नहीं जा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, वो तुम आगे पढ़ोगे। दूसरा लेते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर। सेमीकंडक्टर इस तरीके से मान लो, सिलिकॉन मान लो हमारा सेमीकंडक्टर है, तो ये सिलिकॉन में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, ये मान लो एक इलेक्ट्रॉन है जिसको ये दोनों के दोनों सिलिकॉन शेयर कर रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड तुम लोगों को पता ही है क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है, यानी ये दोनों के दोनों सिलिकॉन एक ही इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर शेयर कर रहे हैं। अब अगर ये कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरी जगह पे क्या होगा, होल होगा। एक जगह पे होल और एक जगह पे इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे ही अगर बहुत सारे कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होते हैं तो बहुत सारे होल और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं। तो हमारे सेमीकंडक्टर में ये होल और ये इलेक्ट्रॉन दोनों मूव करते हैं। इनके मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है सेमीकंडक्टर में। ठीक है, इसके बाद आता है मान लो लिक्विड। और लिक्विड में हम ज्यादातर क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई भी मटेरियल, कोई भी सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोलाइट में डालते हैं तो वो आयंस में ब्रेक हो जाता है। NaCl को डालेंगे तो वो Na+Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो ऐसे ही KCl को डालेंगे तो वो K+Cl- में ब्रेक हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमने 2-3 चीजें पढ़ ली। कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन, सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल, और इलेक्ट्रोलाइट में आयंस के मूव करने की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो हमने अभी तक इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पढ़ ली है, और इलेक्ट्रिक करंट के जो करंट कैरियर्स होते हैं जिनकी वजह से वो करंट बन रहा है, ये चीज पढ़ ली है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगला टॉपिक है हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। मान लो ये मैंने एक कंडक्टर ले लिया, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इस तरीके से मैं इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बना देता हूँ। तो इस कंडक्टर के अंदर मैंने बहुत सारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, मतलब थोड़े बहुत दिख रहे हैं पर ये होंगे इनफाइनाइट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी जा रही है, अगर बाहर से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन रैंडम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, दूसरा इधर मूव कर रहा है, तीसरा इधर। तो यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। ठीक है, अब ऐसा अज्यूम किया जाता है कि कंडक्टर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी की नेट वेलोसिटी, नेट कहने का मतलब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, और इसके अंदर मैंने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो सभी इलेक्ट्रॉन्स की अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल ली जाए, स्मॉल n ले लेते हैं, सभी इलेक्ट्रॉन की अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल ली जाए तो ये हमारी क्या आती है, 0 आती है। ऐसा अज्यूम किया जाता है कि इलेक्ट्रॉन इनिशियली जब कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं दी गई है तो इलेक्ट्रॉन, सभी इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 होती है। ऐसा इसलिए होता है कि माना जाता है कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन राइट में मूव कर रहा है तो कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो लेफ्ट में मूव कर रहा होगा। तो इसी तरीके से सभी इलेक्ट्रॉन की टोटल वेलोसिटी कैंसिल हो जाती है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें बाहर से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देनी है। यहां मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी। अब जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स जो कि नेगेटिव चार्ज है वो कहां मूव करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में।
हमेशा जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आ सकता है या फिर कोई पॉजिटिव चार्ज आ सकता है जिससे ये टकरा जाएगा। टकराने के बाद इस तरीके से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो ये टकरा टकरा के इधर पहुंचेगा। तो यानी कि ये कैसा पाथ बना रहा है, ये जिगजैग पाथ बना रहा है। इलेक्ट्रॉन सीधा सीधा यहाँ पे नहीं आएगा, बीच में कई सारे इलेक्ट्रॉन से या फिर पॉजिटिव चार्ज से टकरा टकरा के ये लेफ्ट साइड में मूव कर रहा है। तो ये इस तरीके से जिगजैग पाथ बनाता है। ठीक है, अब यहां पर हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी है जिसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो रिलैक्सेशन टाइम देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहां से आया, एक बार टकराया, और यहां मान लो दूसरी बार टकराया, यहां मान लो तीसरी बार टकराया, यहां चौथी बार टकराया, तो ये चलता जा रहा है। तो लगातार दो कॉलिजन के बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है। जैसे 1 और 2 ये लगातार दो कॉलिजन हो रहे हैं, इनके बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। 2 और 3 इनके बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। 3 और 4 इनके बीच के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम बोल देंगे। तो ये हमें पता चल गया कि रिलैक्सेशन टाइम क्या है, लगातार दो कॉलिजन के बीच का टाइम है। ठीक है, तो रिलैक्सेशन टाइम को दिखाया जाता है टाउ से। रिलैक्सेशन टाइम को मैं यहां पे दिखा देता हूं टाउ से। अब यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सभी इलेक्ट्रॉन पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा होगा। सभी इलेक्ट्रॉन का मास सेम है और सभी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज भी सेम है। तो फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा होगा वो हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर मैं वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट साइड में है तो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लेफ्ट में लग रहा है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ठीक है, वो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें फोर्स को लिखना है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स को मैंने लिख दिया मास इनटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा E/m। यहां पे m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन का मास सेम है, चार्ज सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो ये सभी इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है जो कि यूं नेगेटिव में आएगा। और अगर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड लिखें, खाली वैल्यू लिखें, तो ये पॉजिटिव बना देता हूं मैं। अब देखो, अब हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल एवरेज वेलोसिटी v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट डॉट vn अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। ठीक है, अब यहां पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है u प्लस at। तो पहला वाला हो जाएगा u1 प्लस a टाउ 1, दूसरा हो जाएगा u2 प्लस a टाउ 2। पहले इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम हमने टाउ 1 ले लिया, दूसरे इलेक्ट्रॉन का टाउ 2 ले लिया, तीसरे का ले लेंगे टाउ 3, इस तरीके से लास्ट वाले का un प्लस a टाउ n। ठीक है, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। अब इन सभी में क्या हो रहा है, इन सभी में आगे वाली वैल्यू मैं अलग कर देता हूं और पीछे वाली वैल्यू अलग कर देता हूं। आगे वाला है u1, तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un। आगे वाले टर्म्स को मैंने अलग कर दिया और पीछे वाले टर्म्स को भी अलग कर देते हैं। a टाउ 1 प्लस a टाउ 2 प्लस डॉट डॉट a टाउ n, डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्मॉल n। अब इनको फिर अलग अलग कर देते हैं, जैसे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट डॉट un अपॉन में n। एक बार ऐसे लिखा और एक बार इन सभी में एक्सेलरेशन कॉमन आ जाएगा। तो देखो, ये वाली टर्म तो जीरो हो जाएगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि ये सब हमारा क्या होता है, जीरो होता है। u1 प्लस u2 इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो होती है, तो वो यहां पर मैं जीरो पुट कर देता हूं। इनिशियल एवरेज वेलोसिटी को पुट कर दिया जीरो, प्लस यहां पर a एज इट इज, और इस पूरे को मैंने लिख दिया टाउ, क्योंकि ये रिलैक्सेशन टाइम की एवरेज वैल्यू आ गई है। सभी इलेक्ट्रॉन के रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
तो यहाँ पर जो हमारा टाउ है वो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है, तो वी एवरेज की वैल्यू आ जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें तो ई बाई एम, और वेक्टर दे रखा है तो वेक्टर की फॉर्म में माइनस ई बाई एम, तो इसको लिखते हैं माइनस ई बाई एम टाउ। ये हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई है वेक्टर की फॉर्म में, और एवरेज वेलोसिटी अगर नॉर्मल तरीके से लिखता हूं तो ये ई टाउ बाई एम, और इसी एवरेज वेलोसिटी को बोला जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ ली है, यानी कि इतनी वेलोसिटी से, एवरेज इतनी वेलोसिटी से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। यानी कहा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में दे रखी है और इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में यू मूव कर रहा है, तो कितनी एवरेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इतनी एवरेज वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है।